हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत दिन से क्लास 8th वाले बच्चों की शिकायत थी कि आप सर क्लास 9th वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और क्लास 10th में ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लास 8th को लगता है थोड़ा भूल गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं क्लास 8th के बच्चों के लिए फाइनल एग्जाम की बहुत अच्छी खासी तैयारी करा दूँ। और मैं एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ जिसमें मैं सारे चैप्टर्स का जो मोस्ट 10 टॉप क्वेश्चन होंगे ना, उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। यानी कि हर चैप्टर में से ऐसे 10 क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो तुम लोगों को अगर ये सीरीज़ पसंद आती है बच्चा, तो जल्दी से जाकर के कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर, हमें इस सीरीज़ की बहुत ज़रूरत थी और हमको मज़ा आने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, क्योंकि इस सीरीज़ को मैं तभी कंटिन्यू करूँगा जब तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करोगे। तो जैसे मैं आज अभी चैप्टर नंबर 20 का बना रहा हूँ, उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को चैप्टर 18 और 16 में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे कवर करेंगे, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 20 से जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 20A वाले एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। यहां पर बोला क्या जा रहा कि एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है आयरन का, जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है हमारे पास 1 पॉइंट में 0.5 मीटर, 70 सेंटीमीटर और 1 पॉइंट में 5 सेंटीमीटर। अपने को तीनों साइड्स दे दिए हैं, है ना, हमको यानी डायमेंशन जो था लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दे दिया है। फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम इफ 1 सेंटीमीटर का क्यूब ऑफ आयरन वेट 8 ग्राम। यानी कि ये तो उसके डायमेंशन है और हमसे ये बोल रहा कि बताइए कि इस डायमेंशन का जो हमारे पास सॉलिड है उसका वजन कितना होगा अगर जो है 1 सेंटीमीटर का क्यूब अगर अपन पकड़ते हैं ना, तो उसका वजन 8 ग्राम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपली वॉल्यूम निकालेंगे और उसका 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं कॉपी में इसको सॉल्व करना तुमको सिखाता हूँ। देखो, ये हमारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। सबसे पहला काम जो मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि बच्चों, कभी भी तुमको अगर एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो ना, तो सभी डायमेंशंस को सेम तुम्हारे जो यूनिट्स है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो या तो तुम इन सभी को मीटर में कन्वर्ट करो या तो तुम इन्हें इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो हमारे लिए आसान क्या होगा, आसान होता है हमेशा बड़े से छोटे यूनिट में जाना। यानी मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है। और वैसे भी क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब है ना, उसका वैल्यू यानी उसका जो वजन है वो 8 ग्राम दिया हुआ है। यानी लास्ट में हमको सेंटीमीटर का क्यूब का ही जरूरत पड़ेगा। तो तुम लोग सिंपली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो देखो 1 पॉइंट में 0.5 का, हम लोग जानते हैं मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में पहले से है और ये भी सेंटीमीटर में पहले से दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। देखो हमारे पास तीनों जो साइड्स हैं ये क्या है, आपस में अलग अलग है ना, सबका लेंथ ब्रेथ अलग अलग है। तो यहाँ पर सिंपली तुम लोग को लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर तुम लोग को मल्टीप्लाई करना है 105 का, किससे, तो 70 से, और फिर उसका मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो 15 का टेबल अगर अपन 7 टाइम पढ़ें तो क्या आता है, हमारा 105 आता है। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि जीरो है, तो इस जीरो से जब इस डेसिमल का मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या करता है, जीरो से कभी भी जब डेसिमल का मल्टीप्लाई होता है तो वो डेसिमल को मार भगाता है। मार भगाने का मतलब है एक डिजिट आगे भगा देता है। तो सबसे पहले इस वाले 105 को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर तुम लोग क्या करो, पहले जीरो से इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेसिमल बाहर भाग जाएगा तो 15 बचेगा, 15 हो जाएगा ये। और यहाँ से हमने चूंकि जीरो यूज़ कर लिया है तो हमारे पास 7 बचेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 × 15। ये मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को काम आसान हो। डेसिमल में बच्चे लोग जब ईजी ट्रिक्स यूज़ करते हैं ना, ज़्यादा ईजी रहता है। और वही तुम इसको डेसिमल में सॉल्व करने जाओगे तो हो सकता है कि तुम कहीं पर डेसिमल लगाने में गलत कर दो। तो कभी भी जीरो का यूज़ कर लिया करो अगर जीरो है और डेसिमल वाला नंबर है उस कंडीशन में। बाकी अगर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर तुम्हारे पास देखो 105 हो जाएगा और ये भी 105 हो जाएगा। सो 105 मल्टीप्लाई जब 105 करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है ना वो आ जाएगा 11025। मैंने कुछ कैलकुलेशंस पहले कर लिए हैं ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, तुमको बस मजा आए पढ़ने में। सो ये तुम्हारा क्या निकल करके आया, वॉल्यूम निकल करके आया। और सारे जो यूनिट्स थे वो सेंटीमीटर में थे। तो जिस तरीके से नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है उसी तरीके से यूनिट्स का भी मल्टीप्लाई होता है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। कई बार बच्चे मुझे इससे इस चीज़ को भी पूछते हैं कि सर मेरी आदत है कि कहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता हूँ, कहीं पर मैं सेंटीमीटर के पावर में 3 लगा देता हूँ, तो क्या वो गलत हो जाएगा। तो यस बेटा, अगर तुम वॉल्यूम निकाल रहे हो तो वहाँ पर तुमको सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लिखना, वहाँ पर तुमको सेंटीमीटर का क्यूब ही लिखना है। और उसका रीज़न यही होता है कि जब कभी भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो तीनों यूनिट्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये तो वॉल्यूम निकला। तो क्या इससे हमारा काम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे नहीं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि अब हमारे पास बोला था ये चीज़ कि 1 सेंटीमीटर जो है ना, 1 सेंटीमीटर का क्यूब का जो वजन है
वो कितना है, वो हमारा 8 ग्राम दिया हुआ था। तो अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब 8 ग्राम का है तो हमारे पास टोटल तो इतने सेंटीमीटर हैं। तो मान लो अगर 2 सेंटीमीटर का क्यूब रहता तो 2 का हमारा 8 से मल्टीप्लाई होता तो 8 2 जा 16 आ जाता। 3 का रहता तो 3 का 8 से मल्टीप्लाई करते तो 8 3 जा 24 आ जाता। तो अब यहाँ पर बड़ा नंबर है तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सो इस तरीके से तुम लिखोगे, सो वेट ऑफ, है ना, हमारे पास होल सॉलिड पूरे सॉलिड का जो कंप्लीट वेट निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, तो हम लोग उसके लिए 11025 का मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे। तो जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ तो तुम्हारा जो आंसर बेटा वो आ जाएगा 88200। और अभी चूंकि ये क्या में था, 8 ग्राम में था, तो आंसर अभी हमारा ग्राम में आया है। लेकिन जब इतना बड़ा यूनिट आ जाता है ना, छोटा वाला यूनिट, तो हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा यूनिट को बढ़ा देते हैं और नंबर को स्मॉलर कर देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये ग्राम में है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अब केजी में। केजी में कन्वर्ट करने का तरीका तुम लोग पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, यानी कि 88200 को तुमको सिंपली 1000 से डिवाइड दे देना है। ओके, तो अब यहाँ पर होगा क्या, नीचे के पहले 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब नीचे में एक जीरो और है लेकिन ऊपर जीरो कट होने के लिए तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जब जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो डेसिमल को भगा देता है और जस्ट इसका उल्टा होता है डिवाइड करते समय। यानी जब जीरो से हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को ना, तो डेसिमल उसके एक डिजिट के बाद लग जाता है। तो नीचे चूंकि एक जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये 88 तो रहेगा ही, बस यहाँ पे डेसिमल लग के ये 2 बन जाएगा, यानी 88 पॉइंट में 2 kg इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप तुमको मजा आया होगा। चलो आगे की भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी बनाया जाए। सो तुम्हारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा कि हाउ मैनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग 70 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 22 सेंटीमीटर थिक एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज। यानी कि हमारे पास एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा दिया हुआ है और हमसे बोल रहे हैं कि उस लकड़ी के टुकड़े को कट कर करके बताइए हम लोग कितने प्लैंक्स बना सकते हैं जिसकी साइज ये है, और जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका भी साइज दिया हुआ है। तो देखो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है ना, तो उसमें करना क्या रहता है, पहले तो ये समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो इसका। तो हमारे पास मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है और इसको ही कट कर करके, मान लो इसको मैं बीच ऐसे ब्लेड से काटूंगा यहाँ से और फिर एक यहाँ से काटूंगा, तो 3 टुकड़े मुझे इसके बनाने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो अब वो जो 3 टुकड़े हैं ना, वो मुझे निकालना हो, मान लो कि मेरे पास दे दिया है लकड़ी का साइज और मुझे बोल दिया है कि वो जो टुकड़े तुम बना रहे हो उसका भी साइज है। तो हम कैसे निकालते हैं, हम सिंपली काम करते हैं कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम है, ये जो लकड़ी का टोटल वॉल्यूम है, उसको हम डिवाइड दे देते हैं उन टुकड़ों के वॉल्यूम से, यानी कि जो प्लैंक्स है ना उनके वॉल्यूम से हम उसको डिवाइड दे देते हैं। तो हमको पता चल जाता है कि कितने वहाँ पर प्लैंक्स बनने वाले हैं। जैसे मैंने तो अभी 3 तुमको समझा दिया ऐसी ओरली, लेकिन अगर अपने को नंबर नहीं दिया हो, नंबर अगर निकालना हो, तो उस कंडीशन में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड दे दो जो तुम्हारा वॉल्यूम है छोटे छोटे टुकड़ों का, यानी कि प्लैंक्स का, तो तुमको नंबर पता चल जाएगा। चलो कॉपी में सॉल्व करके समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने डायमेंशंस लिख लिए। डायमेंशन मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें फिर से वही है कि मीटर में दिया हुआ था और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेंटीमीटर में दी हुई थी। तो मैंने फिर से वही काम किया कि सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। इस बार क्वेश्चन में वैसे सेंटीमीटर का वैसे खास जरूरत नहीं था, हम चाहें तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर वही मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को डेसिमल से प्रॉब्लम है, मैं भी बचपन में बहुत डेसिमल से चिढ़ता था, तो हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बड़े नंबर से सॉल्व करेंगे, ईजी रहेगा। तो डायमेंशंस लिख लिया। अब मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ प्लैंक, यानी कितने वहाँ पर प्लैंक्स बनेंगे, तो उसके लिए सिंपली क्या करोगे तुम, वॉल्यूम ऑफ वुड, ये जो ब्लॉक था ना, वुड ब्लॉक, वुडन ब्लॉक जो लिखना चाहो, वुड ब्लॉक लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, उसको तुम सिंपली डिवाइड दे दोगे वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक से, यानी कि एक प्लैंक का जो वॉल्यूम निकल करके आ रहा है उससे तुमको डिवाइड देना है इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास नंबर है ही पहले से, ये तीनों हमको ब्लॉक का डायमेंशन दिया ही हुआ है, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर तुम अलग अलग नहीं निकालोगे, एग्जाम में ये गलती बिल्कुल भी मत करना, उससे टाइम बर्बाद होगा। तुम अलग से वॉल्यूम निकालोगे पहले, फिर डिवाइड दोगे, उससे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि तुम यहीं पर फॉर्मूला लगा दो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 500 मल्टीप्लाई 32 और मल्टीप्लाई 70,
और नीचे में तुम डायरेक्ट लिख दो इसके वॉल्यूम्स को निकालने के लिए, यानी कि 200 मल्टीप्लाई में 25 और मल्टीप्लाई में 8। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमको पहले तो मल्टीप्लाई करके उसके बाद कट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट कट करेंगे ना तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट में तो कट करना ही था, तो हम क्यों ना पहले कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दूंगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके बाद मैं 2 के टेबल से 16 टाइम पे इसको उड़ा देता हूँ। उसके बाद मैं और क्या कर सकता हूँ, तो 4 के टेबल से ये दोनों उड़ जा रहे हैं, देखो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ये भी खत्म हो गया खेल इसका। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब मैं इसको 2 के टेबल से उड़ा सकता हूँ। 2 के टेबल में 35 टाइम पे हमारा 70 आता है। अब और मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये 5 से इसको उड़ा सकता हूँ, देखो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 5 जा हमारे पास 25 आ जाएगा। फिर से ये 5 से ये 35 कट होगा, 5 के टेबल में 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो पूरे के पूरे नंबर कट पिट मैंने कर लिया आसानी से। और वही अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता तो कट करने में भी मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अब मेरे पास बचा क्या, डिनोमिनेटर तो पूरा साफ हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर में 4 और 7 बचा है, तो हम लिखेंगे 4 × 7, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 28 प्लैंक्स बनेंगे। तो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, बस ये मेन कॉन्सेप्ट है और ये मेथड है। अगर बच्चों को बस इतना सा पता चल जाए ना, तो वो इसे बहुत आराम से बना सकते हैं। तो आई होप तुमको तो पता चल ही गया होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स को भी पता चल जाए तो शेयर करो, और अगर नहीं भी चाहते हो, तुमको लगता है कि नहीं बस मैं अकेले के लिए ये वीडियोस देख लूँ और मुझे बस ट्रिक्स पता हो, तो भी बेटा शेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर आगे की वीडियोस नहीं बनाऊंगा अगर तुमको शेयर नहीं करोगे तो। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे फ्रेंड्स के साथ। चलो जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उससे बनाया जाए। इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में टीचर कई बार दे देते हैं, जैसे 26 या 27 वाला क्वेश्चन। हम 26 वाला सॉल्व करें फिलहाल। इसमें बोल रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक क्यूब है जिसकी सरफेस एरिया दे दी गई है, और हमसे बोल रहा है कि इसकी वॉल्यूम बताइए, या फिर वॉल्यूम दे दे और क्यूब सरफेस एरिया पूछ दे। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो ये वाला बना लोगे तो ये आराम से बन जाएगा। बाकी तो मैंने सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर ही दिए हैं हर एक क्वेश्चन का, तो वहाँ से जाकर के किसी भी क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। तो कैसे किया जाए, हमको वॉल्यूम निकालने के लिए तो पता है ना क्या चाहिए रहता है। अगर हमारे पास कभी भी क्यूब है तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमको उसके एज की जरूरत पड़ती है, उसका एक साइड हमको पता होना चाहिए, तब जाकर के हम वॉल्यूम निकाल पाते हैं उसका फॉर्मूला लगा करके। लेकिन यहाँ पर तो हमको एज दिया नहीं है, सरफेस एरिया दिया है। तो सबसे पहले इस सरफेस एरिया का यूज करके हम एज निकालेंगे। चलो समझाता हूँ कैसे। तो देखो सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लेना, अगर एग्जाम में पूरे मार्क्स आइए ना तो एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा करो। जैसे कि सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूब का, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मैंने लिख दिया, इतना दिया हुआ है। अब मुझे अगर इसका एज निकालना है, यानी कि क्यूब के एक साइड का वैल्यू निकालना है, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, याद है ना, क्यूब के एक साइड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, सिंपली इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये एक्चुअल में 6a का स्क्वायर ही दिया हुआ है, 1176। समझ में आ गया। अब यहाँ से पहले तो तुम इस 6 को उधर ट्रांसफर करो तो a का स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1176 डिवाइड बाई में 6, क्योंकि 6 यहाँ पर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई में था। अब करो इसको तुम कट, तो 6 टेबल में देखो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 5 बचेगा, वो आगे जाकर के 57 बना देगा। तो हमारे पास 6 9 54 होता है, यानी कि 6 9 जा 54 होता है, बचेगा 3, वो 3 आगे जाके 36 बना देगा, तो 6 6 जा 36 आ जाएगा। अब तुम्हारा बचा क्या, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 196 बचा। अब यहाँ पर एक मेरी प्रो टिप सुनो। बच्चे लोग हमेशा बोलते हैं कि सर मुझे कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए जिससे हमारा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए। एग्जाम में हम लोग बैठते हैं, टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते हैं। तो देखो भाई, तुम लोग अगर क्लास 8th में हो ना, तो एटलीस्ट 20 तक का तुम लोग स्क्वायर याद कर लो। 20 तक का स्क्वायर मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये वाला बोल रहा हूँ, है ना। जैसे 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। तो उसी तरीके से जब तुम 20 तक के अगर स्क्वायर याद कर लोगे तो तुमको पता होगा कि यहाँ पर वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है। और साथ ही साथ अगर बहुत अच्छा तुम्हारा दिमाग तेज़ी से चीज़ों को रट लेता है, याद कर लेता है, तो तुम क्यूब भी 20 तक याद कर लो, या फिर एटलीस्ट 10 तक क्यूब तो अभी याद कर ही लो, फिर अगले साल उसको 15 तक कर लेना और फिर 20 तक क्लास 10 में कर लेना। तो 20 तक या 30 तक के स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर हमको याद होना चाहिए, और हमारे पास का एटलीस्ट 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। उससे हमारा कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ये a का स्क्वायर है, अब a की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 196। तो 196 जो होता है ना बेटा, वो 14 का स्क्वायर होता है। 14 × 14 जब करते हैं तब हमारा 196 आता है, तो ये 14 बन करके बाहर निकलेगा। तो तुम यहीं से इसको समझ सकते हो। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि ये 14 का स्क्वायर है, वो क्या करे, तो वो फिर फटाफट क्या करेगा, इसको स्क्वायर रूट निकालेगा इस तरीके से फैक्टराइज करके। ऐसे 196 लिखेगा, 2 से डिवाइड देगा, तो 2 का टेबल में 2 9 जा 18 आएगा, 1 आगे गया तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, फिर 2 का टेबल में 2 4 जा 8, 1 आगे गया तो 2 9 जा हमारे पास 18, फिर ये 7 के टेबल में 7 7 जा, फिर 7 1 जा 7,
तो देखो 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, यानी 2 × 7 और 2 × 7 यानी कि हमारा वही 14 आ जाएगा। तो इतना समय जो लगा, अगर तुम पहले से ही स्क्वायर वगैरह याद करके जाओगे एग्जाम में तो समय नहीं लगेगा। तो इतना आ गया तुम्हारा ए का वैल्यू, यानी जो एज है वो तुम्हारा 14 सेंटीमीटर है। ओके, बुझ गया, इतना समझ में आ गया बबुआ। अब यहाँ से हमारा जब ए की वैल्यू निकल गई है तो अब हम लोग वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होता है तुम्हारा ए के पावर में 3, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड, या कह लो एज मल्टीप्लाई एज। तो ए का क्यूब करना है, यानी कि 14 का क्यूब करना है। अब यहाँ पर भी अगर तुमको 14 का क्यूब याद रहेगा तो भी तुम फटाक से कर लोगे, और अगर याद नहीं है तो फिर वही करोगे, 14 × 14 यानी कि 196, फिर 196 में 14 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि 14 का मल्टीप्लाई 3 बार करने मत बैठ जाना, उससे फालतू टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमको पता ही है कि 14 × 14 196 होता है। यहाँ पर तो हमने निकाल के देख ही लिया था, ठीक है। तो अब सीधे तुम उसका 196 का मल्टीप्लाई 14 से कर देना, तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2744। बाकी अगर तुमको 14 का क्यूब याद है तो और अच्छी बात है। और चूंकि ये क्यूब हमारा निकल रहा है ना, यानी कि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब जरूर लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26। और ये 3 क्वेश्चन जो थे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एक्सरसाइज 20A से। अब हम बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज 20B के पास। सो एक्सरसाइज 20B में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इस चैप्टर के। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर and its height is 60 centimeter, then find the volume of the cylinder and its curved surface area। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। जैसे ये जो पेन है ये किस शेप में है? ये सिलेंडर के शेप में है, तो बस इसका ही वॉल्यूम निकालना है और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो पहली चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वो आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है क्या? और जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वो 2πrh होता है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर हमको आर का और एच का जरूरत पड़ रहा है ना। फॉर्मूला में पाई तो भैया 22/7 हो तो सबको पता है, लेकिन आर और एच क्या है? आर मतलब रेडियस, एच मतलब की हाइट। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है हाइट, लेकिन रेडियस नहीं दिया है, हमको दे दिया है सर्कमफ्रेंस। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? हम सर्कमफ्रेंस का यूज करके रेडियस निकालेंगे, और हाइट दिया ही हुआ है। तो जब रेडियस मिल जाएगा और हाइट पहले से दिया हुआ है तो फिर हम फॉर्मूला लगा करके वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो सबसे पहले मैंने लिख लिया कि यहाँ पर गिवन क्या है, तो गिवन हमारा सर्कमफ्रेंस। अब बच्चों को यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आएगा कि सर हमारे पास सिलेंडर में सर्कमफ्रेंस होता कहाँ पर है, तो वो भी देख लो। देखो जब सिलेंडर तुम पिछू वाला पार्ट देखोगे, पेन का पीछे वाला पार्ट देखो, यहाँ पर तुमको एक सर्कल दिख रहा है, तो बस इसी सर्कल को, ये जो सर्कल बन रहा है ना, इसी सर्कल को यहाँ पर हम लोग, इसका ही सर्कमफ्रेंस बोला जा रहा है, इसको ही बेस कहते हैं, बुझाया। तो यहाँ पर जो ये सर्कल वाला बेस है इसका ही सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, जो कि तुमने पिछले क्लासेस में सीखा है, और वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। तो 2πr की जो वैल्यू है बच्चा वही दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको r की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले काम करो, ऐसे एकदम डिटेल में लिख के दिखा देता हूँ। इसको ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई में r इक्वल टू साइड में 88। अब यहाँ से तुमको r चाहिए ना, तो बाकी सारी चीज़ों को ट्रांसफर कर दो। तो r इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 88, जो नीचे 7 था ये इधर आकर के ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाले दोनों जो नंबर है हमारा 2 और 28, वो क्या, सॉरी 22 और ये 2, ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। कट कर दो। देखो 22 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा 88 आ जाता है। तुमको अगर 22 का टेबल याद नहीं, यानी कि तुम दिमाग में अगर नहीं कर पा रहे हो कि 22 का 4 टाइम करने से 88 आ सकता है, अगर ऐसे तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, तुम 11 से भी कट कर सकते हो। 11 2 जा, फिर 11 8 जा, फिर 2 1 जा, फिर 2 4 जा, इस तरीके से भी कर सकते हो। या फिर तुम और चाहो तो और छोटे नंबर 2 से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो जो तुमको ईजी लगे वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा 2 का टेबल में ये 2 टाइम पे ये भी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? 7 × 2, 7 2 जा कितना होता है? 14 होता है। तो जो रेडियस है वो हमारी 14 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। यानी कि जो सिलेंडर था ना, ये देखो कुछ इस तरीके से सिलेंडर होता है ऐसे, तो इसका जो बेस का सर्कमफ्रेंस था, चाहे तुम इसको भी बेस कह सकते हो या उसको भी कह सकते हो, दोनों सेम ही होता है। तो इसका सर्कमफ्रेंस यानी ये पूरा पार्ट दिया हुआ था हमारा 88, तो हमने यहाँ से रेडियस निकाल लिया, ये वाला पार्ट जो कि है 14। अब रेडियस के बाद हमको क्या चाहिए? इसका हाइट चाहिए ना, ये हाइट जो कि हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एच की वैल्यू कितनी दी थी? तो एच की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया था 60 सेंटीमीटर। हाइट इज 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी हो गया, हाइट भी हो गया। अब हमसे क्या क्या बोला था क्वेश्चन में? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो ठीक है, वॉल्यूम पहले बोला तो हम पहले वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला
क्या होता है, तुम लोग एकदम याद कर लो भाई, सारे फॉर्मूलाज को एकदम लिख करके ना, जहाँ पर पढ़ते हो ना वहाँ पर बैठ करके चिपका दो, ताकि सुबह शाम देखोगे तुमको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो ये होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच। पाई यानी कि वही फिर से तुमको 22/7 करना है। आर का स्क्वायर है यानी कि 14 का स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन मैं 14 × 14 लिखना प्रीफर करूँगा। और उसके बाद फिर एच हमारा 60 है ही। तो यहाँ से 7 का टेबल में हमारा 2 टाइम पे ये कट हो जाएगा, बचेंगे ये सभी नंबर्स ऊपर में मल्टीप्लाई करने के लिए। तो फटाफट सबका ऊपर में तुम मल्टीप्लाई कर दो, तुम चाहो तो जैसे भी करना चाहो, तुम 22 का 2 से पहले कर दो, फिर तुम्हारा जो आएगा 44 का पहले 6 से कर दो, और 6 का 14 से करो, लास्ट में जो 0 है वो उतार दो। तुम जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 3, 6, 9, 6 एंड 0। और चूंकि हमने वॉल्यूम निकाला है तो मैंने हमेशा बताया वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में होता है, तो सारी चीज़ें सेंटीमीटर में थी। रेडियस देखो 2 बार सेंटीमीटर हुआ और एक बार हाइट सेंटीमीटर हुआ, तो 3 सेंटीमीटर मिल करके क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर का क्यूब बना देंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। उसी तरीके से हम निकालेंगे, क्या बोला था, कर्व सरफेस एरिया बोला था क्या, अच्छा कर्व सरफेस एरिया ही बोला ना, हाँ ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर नहीं बोला, कर्व सरफेस एरिया बोला है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। सिंपल, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबसे आसान फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग लिखो 2, पाई के बदले में 22/7, आर वही हमारा 14 और एच हमारे पास 60। 7 के टेबल में 2 टाइम पे फिर कैंसिल हो गया, तो बचा कि हमारे पास 2, 22, फिर 2 और 60 बचा। तो इन सभी के जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5280। और ये हमारा चूंकि कर्व सरफेस एरिया है और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये स्क्वायर यूनिट में क्यों हुआ वो बता दो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा सेंटीमीटर में था और ये सेंटीमीटर था, बाकी ये दोनों तो नंबर थे, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ये 3 सेंटीमीटर वाली चीज़ें थे, तो इसलिए सेंटीमीटर 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 3 बार बोला, तब ये सेंटीमीटर का क्यूब आया था। तो बबुआ लोग ऐसे बनेगा तुम्हारा 7th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो जो अगला इंपॉर्टेंट है उसको समझा देता हूँ। 15th वाला जो क्वेश्चन है वो अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे भी तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, जो कि भी आगे मैं समझाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि पीस ऑफ डक्टाइल मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 11 सेंटीमीटर। यानी कि एक हमारे पास सिलेंडर के फॉर्म में दिया हुआ है पीस ऑफ डक्टाइल, ठीक है, जिसकी डायमीटर, मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो कि एक मेटल दिया हुआ है जिसका, जो कि सिलेंडर के शेप में है, डायमीटर और लेंथ हमको दे दिया है। लेंथ का मतलब क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिलेंडर का शेप में इसका जो लेंथ है ना, यही इसी को हम लोग मैथ की लैंग्वेज में इसकी हाइट भी बोलते हैं, बुझा गया। तो जो लेंथ लिखा है उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि लेंथ क्या है। बाकी डायमीटर तो जानते ही हो, डायमीटर क्या होता है, ये पिच्चू वाला जो पार्ट है इसका एक लाइन अगर बनाए हम लोग है ना, उसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो लेंथ ही हाइट है, पहला चीज़ तो ये समझ लो। तो हमको इसके बारे में बता दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इट इज़ ड्रॉन आउट इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। ये तगड़ा चीज़ दे दिया है कि भैया क्या हुआ कि ये जो मेटल था इसको खींचा गया, एकदम दबा के खींचा गया, और इसको खींच करके क्या बना दिया गया, एक वायर बना दिया गया। जैसे ये एकदम वायर दिख रहा है तुमको पतला सा, तो हम लोग जब इसको खींच के वायर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका पतला भी थोड़ा सा हो जाएगा, ये जो हमारा मेटल था, है ना, यानी कि डायमीटर कम हो जाएगी, और हाइट जो है वो तो एकदम लंबा सा हो जाएगा। जब हम लोग खींचते हैं किसी चीज़ को, जैसे च्युइंगम को चबा करके खींचते हैं तो नहीं देखते हो, पहले वो स्फीयर के शेप में होता है, गोल रहता है, और बाद में एकदम लंबा सा बन जाता है। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर इसको बना के एक लंबा सा तार बना दिया गया है, जिसका डायमीटर कम हो गया है, पतला हो गया वो। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर सो ऑब्टेन। तो बताइए जो अब जो तार बना इसको खींचने के बाद उसका लेंथ कितना होगा। तो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट पहले ये समझो कि यहाँ पर करना क्या है हमको। देखो भाई, अगर कभी भी किसी भी एक शेप का सामान दिया हुआ है और उसको दूसरे शेप के सामान में चेंज कर रहा है, तो कभी भी उस सामान का, उस मेटल का या उस वस्तु का ना, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास घर में आटा सौना हुआ है, आटा का जो शेप है वो कैसा है, थोड़ी देर के लिए मम्मी ने सौन के रखा है गोल गोल। अब अगर तुम उसको दबा दबा करके पतला कर दो, एकदम है ना चपटा सा कर दो, तो क्या आटा वहाँ पर कम या ज़्यादा होता है क्या, नहीं होता, सिर्फ उसका शेप चेंज होता है। तो वही कहने का मतलब है कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, उसका शेप बस चेंज होता है, बुझा गया। तो यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे, यानी जो पहले मेटल था और जो बाद में वो वायर बना, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो कैसे करना है ये कॉपी में समझा देता हूँ। तो हम लोग इसको स्टार्ट कहाँ से करें, तो जो क्वेश्चन में जहाँ से शुरू किया है ना वहीं से हम भी करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारे पास जो सिलेंडर वाला मेटल है उसका डायमीटर दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ऑफ
सिलेंड्रिकल मेटल, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल मेटल में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है हमको 1 सेंटीमीटर। क्या डायमीटर से काम हो जाता है क्या? तुम लोग बताओ तो मुझे। वॉल्यूम के फॉर्मूला में डायमीटर चाहिए रहता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, वहाँ पर तुमको रेडियस चाहिए रहता है। सो हम यहाँ से इसका रेडियस निकालेंगे, और रेडियस के लिए क्या करेंगे? तो देखो 1 का आधा होता है हाफ, और हाफ को हम लोग या तो 1/2 भी लिख सकते हैं या तो 0.5 भी लिख सकते हैं। तो 0.5 लिखूंगा तो फिर वही डेसिमल वाला किच होगा, तो मैं इसीलिए 1/2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1/2 सेंटीमीटर इज द रेडियस। एक इतना समझ में आ गया, ये डायमीटर था। दूसरा इसमें बोल रहा है कि जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम वो भी लिख देते हैं कि जो लेंथ है, जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं, वो भैया 11 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें हमको दी हुई हैं। मैंने क्या बताया तुमको कि इस टाइप से क्वेश्चन में कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना, तो लास्ट जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो ये होता है कि वॉल्यूम जो इस मेटल का है और जो वॉल्यूम है दूसरे वाले वायर का, जो कि सेम ही मेटल से बना हुए हैं, तो उन दोनों को वॉल्यूम को लास्ट में इक्वल किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो यहाँ पर जब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, तो चूंकि ये भी सिलेंडर के शेप में है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, πr²h वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यही हो जाएगा हमारा 22/7। आर है हमारे पास 1/2, तो 1/2 2 बार कर दो, ठीक है। और फिर हमारे पास h है, तो h कितना है 11 सेंटीमीटर, तो 11 कर दो। यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ कट हो रहा है क्या? तो फिलहाल तो कट हो नहीं रहा, बस एक ये 2 मुझे दिख रहा है, 2 का टेबल में 11 टाइम पे ये कट हो जाएगा, बाकी तो कुछ कट हो नहीं रहा। तो अब क्या करें सर, इसको एकदम कट पीट करके डेसिमल करें क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। कभी भी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन जब रहते हैं ना, तो उसको पूरा पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में उसमें बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तुम इसको 11/7 या फिर 11 और ऊपर में 1 1 है उसको हटाओ, ये वाला 11 लिख दो, 11 × 11 रहने दो, और नीचे 7 × 2 रहने दो, और इसको भी मल्टीप्लाई मत करो, इतना ही छोड़ दो। ये वॉल्यूम निकल करके आ गया। किसका वॉल्यूम निकल करके आ गया? मेटल वाला, जो शुरू में था हमारे पास, ठीक है। अब बोलोगे सर वॉल्यूम ऐसा तो दिखता नहीं है, वो तो नंबर में रहता है। तो भैया तुमको इससे कोई लेना देना नहीं वो कैसा दिखता है, हमको लास्ट आंसर से मतलब है। और लास्ट आंसर क्या बोला था कि बताइए जो लेंथ है उस वायर का वो कितना है, तो हमको वायर की लेंथ से मतलब है, ना कि वॉल्यूम वगैरह से। ये बस हम अपने काम को आसान करने के लिए निकाल रहे हैं, समझ में आ गया। अब बढ़ोगे तुम दूसरे वाले स्टेप के पास। दूसरे स्टेप में क्या बोला था कि हमारे पास जो वायर है उसका ड्रॉन इनटू वायर डायमीटर जो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले मिलीमीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो डायमीटर है, नाउ अब हमारे ये सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो रहा है, तो नाउ डायमीटर ऑफ वायर। तो वायर की डायमीटर है हमारे पास 1 मिलीमीटर। तो सबसे पहले तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो जो डायमीटर होगा वो हमारे पास हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा 1 मिलीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 मिलीमीटर्स होते हैं। सो यहाँ पर हम इसको 10 से डिवाइड दे देंगे, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी भी तो है ये डायमीटर ही ना, हमको क्या करना है, इसको रेडियस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेडियस की जरूरत है। सो अगर मैं रेडियस निकालूं इसका, तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, तुम लोग पता है ना, कि जो भी डायमीटर होता है उसको हम लोग कंप्लीट 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कभी भी 2 से डिवाइड करो फ्रैक्शन को, उसका मतलब यही है कि तुम इसको 1/10 लिखो, 2 के नीचे एक 1 है, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है। कभी भी जब दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं ना, तो एक्चुअली वहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 1 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। बाकी तुम डायरेक्ट इसी स्टेप में 10 × 2 भी कर सकते थे नीचे। तो ये तुम्हारा 1/20 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस। किसका रेडियस? तो इस वायर का रेडियस। अब यहाँ पर जब इसका रेडियस निकल गया है, तो इसका भी वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वायर, वो कितना निकलेगा? तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, πr²h, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने ये r और ये h यूज़ किया स्मॉल वाला, तो यहाँ पर मैं कैपिटल वाला यूज़ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22/7 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर, यानी कि 1/20 एंड 1/20, और मल्टीप्लाई में h हमको नहीं पता है, तो बस यही h ही तो निकालना है। h का मतलब हाइट भी होता है और h का मतलब लेंथ भी होता है, तो वायर में उसको लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग h को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब फिर से कुछ कटपीट तो हो नहीं रहा है, बस हाँ यहाँ पे 2 से थोड़ा सा कट हो जा रहा है। तुम चाहो तो एक बार कट कर सकते हो, 2 10 जा और 2 11 जा, और इसको भी तुम ऐसे ही लिख दो कि भैया ऊपर में 11 1 जा 11 आ गया, नीचे में 7 × 10 × 20 आ गया, और फिर हाइट भी जो है वो ऊपर में ही है, तो ऊपर में ऐसे हाइट लिख सकते हो अलग से, यहाँ पे भी लिख सकते हो, एक ही बतिया है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अब यहाँ से ट्विस्ट हो रहा है, ये भी वॉल्यूम निकला है, ये भी वॉल्यूम निकला है, और मैंने तुमको शुरू में ही बताया था इस क्वेश्चन के कि वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है। अगर किसी भी चीज़ का जब शेप चेंज किया जाता है, तो शेप चेंज करने से उसकी डायमीटर, उसकी हाइट सब चेंज हो सकती है, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कि वी नो दैट,
हमको ई पता है भैया जी, गुरु जी, जो भी तुम बोलना चाहो अपने टीचर को, कि हमारे पास जो वॉल्यूम है मेटल का, वॉल्यूम ऑफ, या फिर वॉल्यूम ऑफ वायर लिखता हूँ, उसका फ़ायदा क्या होगा वो आगे बताऊँगा। वॉल्यूम ऑफ वायर जो है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ मेटल के। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वायर मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो इस वाले पोर्शन के 11 11 जो है ना उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 डिवाइड बाई में 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 20 और मल्टीप्लाई में h इक्वल के उस साइड में 11 मल्टीप्लाई में 11, नीचे में 7 मल्टीप्लाई में 2, ये हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्योंकि हमको h की वैल्यू निकालनी है तो हम सभी को क्या करेंगे, तो ट्रांसफर करेंगे। अब मैंने वायर वाला को लेफ्ट में इसीलिए लिखा था क्योंकि मुझे आदत है ना, सभी लोगों को नॉर्मली यही आदत होती है कि जिसका भी वैल्यू चाहिए रहता है उसको हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं। अगर मान लो मैं h को अगर इधर भी लिखूँ तो आंसर सेम ही आएगा, बस वही हो जाएगा कि जो आंसर है वो इक्वल टू h लिखा आएगा। और हमको आदत होता है कि x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि लेफ्ट में हम लोग ABCD लिखते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो इसीलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। तो h इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई में हमारा 7 बाई में 2 तो है ही, इसको तो कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये सभी जो है इधर जाके उल्टा हो जाएंगे, ये तीनों ऊपर चले जाएंगे, 7 भी ऊपर चला जाएगा, 10 भी ऊपर चला जाएगा, 20 भी ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर जो ये 11 है वो नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो पहले तो मैं इस 11 से 11 को उड़ाऊंगा, फिर मैं इस 7 से इस 7 को उड़ाऊंगा, फिर मैं इस 2 से इस 20 को उड़ाऊंगा 10 टाइम पे। तो बचेगा क्या मेरा h का वैल्यू, एकदम देखो सिंपली आ गया, यहाँ पर नीचे पूरा साफ हो गया, ऊपर में 10 10 जा 100 हो जाएगा, 100 के 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1100। और 1100 क्या निकला भैया जी, तो ये सारी चीज़ें क्या में थी, सेंटीमीटर में थी ना, क्योंकि हमने सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था सारे यूनिट्स को। तो ये हमारा भी जो निकल रहा है हाइट वो सेंटीमीटर में निकला है। तो इतना बड़ा सेंटीमीटर हम लोग कभी भी नहीं लिखते, हमको पता है जब बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी तुम लिखोगे कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर है वो कितना है, तो वो है तुम्हारा 1100 डिवाइड बाई 100 मीटर। और यहाँ से तुम्हारा 2 0 से 2 0 कटेगा तो ये हो जाएगा 11 मीटर। खत्म इस क्वेश्चन का खेल। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो कितने जोरदार क्वेश्चंस थे, मज़ा आ रहा है तुम लोगों को, आई होप तुम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलो और जो क्वेश्चंस हैं जल्दी से हम लोग उन्हें भी कंप्लीट करते हैं। सो नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 19। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक रोड रोलर है, वो 750 राउंड्स कंप्लीट करता है रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। यानी कि इसको तुम ऐसे समझो कि मान लो कि ये एक रोड रोलर का चक्का है, ठीक है। रोड रोलर जानते हो ना क्या होता है, जो बड़े बड़े गाड़ी नहीं होते हैं जो डमरू जैसा उसका चक्का रहता है जो दबाता है पूरे रोड को, सब देखे होंगे, सारे बच्चे जानते हैं उसके बारे में, ठीक है, जो दम लेवल कर देता है। तो मान लो कि वो ये उसका ये चक्का है। अब ये चक्का क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे तुम लोग हॉजर लिखा हुआ दिख रहा है ना, अभी मैं जब एक बार घुमाऊंगा तो ये हॉजर ऊपर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जब कवर किया उसने तो एक रिवोल्यूशन किया, फिर एक बार और मैं घुमाऊंगा तो ये दूसरा रिवोल्यूशन हुआ, फिर एक बार और घुमाया तो ये तीसरा चक्कर हुआ, फिर यहाँ ये चौथा हुआ, फिर ये पांचवा हुआ। अप्रॉक्स 6 बार में ये कंप्लीट कर लिया, यानी यहाँ से लेकर के लास्ट तक ये 6 बार कंप्लीट कर रहा है। तो उसी तरीके से एक रोड रोलर है, उसको एक रोड को प्लेन करने के लिए दिया गया है और उसको कितना बार लग रहा है, टोटल 750 टाइम्स उसको चक्कर लगाना पड़ रहा है उस रोड को कंप्लीट करने में। इतना समझ में आ गया, ये बेसिक था। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इन 1 मीटर। यानी कि बताइए कि जो रोड का एरिया था, ये थोड़ी देर के समझ लो कि ये रोड है, तो इस रोड का एरिया कितना होगा अगर इसका हमको डायमेंशन दिया हुआ है, इसका डायमीटर भी दे दिया है और इसका लेंथ भी दे दिया है। तो सबसे आसान तरीका है बच्चा, जो कि पहले से इसके हमको डायमेंशन दे दिए हैं और टोटल बता भी दिया कि 750 बार में वो कंप्लीट कर रहा है। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि एक बार में ये जो चक्का है वो कितना कवर कर रहा था। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ से देखो यहाँ तक जा रहा है ये एक बार, तो ये जो इतना हमारा आया था ये कितना एरिया है एक बार वाला। जब हमको एक बार का एरिया पता चल जाएगा तो उसका 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 का पता चल जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को पता नहीं रहता है इसलिए वो छोड़ करके आ जाते हैं। तो कॉपी में चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो जो चीज़ें दी हुई थी वो हमने लिख लिया। जैसे डायमीटर बताया था रोलर का 84 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस निकाल लिया 2 से डिवाइड करके 42 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो हमारे पास है 1 मीटर। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि लास्ट में हमको क्या करना है, ये पता करना है कि टोटल जो एरिया है रोड का वो कितना है। उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट को बताया ही कि हमको पता करना पड़ेगा कि एक बार घूमने में वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो चूंकि एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो बहुत बड़ा यूनिट निकलेगा, बहुत बड़ा नंबर निकलेगा।
तो सेंटीमीटर में अगर मैं निकालता हूँ तो लास्ट में मुझे मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं अभी ही मीटर में सॉल्व कर देता हूँ, लास्ट में टेंशन नहीं रहेगा कन्वर्ट करने का। तो ये मीटर में पहले से दिया ही हुआ है 1 मीटर सिंपल, तो हम रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 42 है तो 42 को 100 से डिवाइड दे दो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, सॉरी मीटर में आ जाएगा ये। तो जब डिवाइड दोगे तो नीचे 2 जीरो है, यानी कि 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो डेसिमल 42 हो जाएगा, यानी कि 0.42 मीटर इज़ द रेडियस। तो हमको लेंथ भी मिल गया, हमको रेडियस भी मिल गया। अब समझो कि जब रोलर एक बार चलता है तो वो कितना एरिया कवर करता है, ये कैसे निकाला जाए। तो कभी भी देखो यहाँ पर हॉजर लिखा हुआ है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको चला रहा हूँ बच्चों, तो ये कौन सी चीज़ को इसका कौन सा जो पार्ट है, इस पेन का कौन सा पोर्शन है जो इस पेज के ऊपर, इस रोड के ऊपर चल रहा है। तो तुमको साफ साफ दिखेगा कि ये जो साइड साइड वाला पोर्शन है, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं ना, वो यहाँ पर इसके ऊपर चल रहा है, ना कि इधर वाला। ये पिछू वाला भी नहीं चल रहा है और इधर वाला जो नीव है ये भी टच नहीं हो रहा है, केवल जो कर्व सरफेस एरिया है वही टच हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूं पेन का, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक बार में ये कितना एरिया कवर कर रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी तुम लिख सकते हो, LSA या CSA जो लिखना चाहो, ऑफ रोलर इज इक्वल टू एरिया कवर इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा, है ना, रिवॉल्यूशंस, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो इसका सिंपल हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही हमारा 2πRH वाला होता है। तो सिंपली 2πRH का निकाल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई में 22/7, R हमारे पास कितना है, तो 0.42 है, और मल्टीप्लाई में हाइट हमारे पास जो H है वो 1 है ना, हाइट 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, सॉरी मीटर दिया हुआ था। इसको इससे कट कर दो, 42 का टेबल में हमारा 7 जो है 2 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 एकम 7, 7 छक 42। लेकिन चूंकि हमने डेसिमल वाले नंबर को यूज़ किया है, दोनों को एक साथ कट किया है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक जीरो लगा करके और फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा। इसको अगर तुम कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि हमारे पास ये 0.42 है और नीचे में 7 है, तुम डायरेक्ट कट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमको डेसिमल वाला नहीं आता है। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाया है कि डेसिमल को भगाओ, वहाँ से गैप करो। डेसिमल गैप करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ठो है, तो ऊपर भी करोगे 100 से तो नीचे में भी 100 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर में 42 हो जाएगा और नीचे में तुम्हारा 7 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब जब तुम इसको कट करोगे, देखो 7 6 तुम्हारा 42 आएगा, तो अब 6 बाई में 100 आ गया, और अगर 6 बाई में 100 आ रहा है, इसका मतलब कि एक जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ लगेगा और दूसरे जीरो की वजह से एक डिजिट और के बाद लगेगा, तो एक डिजिट और तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लिख देंगे, एक डिजिट बढ़ा देंगे तो ऊपर 2 डिजिट हो जाएगा और फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। तो ये इसका डिटेल वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैं कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलूँगा तुमको। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा 0.06 होगा। कई बच्चे इसको क्या करते हैं 0.6 लिख देते हैं, उससे पूरा का पूरा उनके बेचारों का आंसर गलत आ जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहते हैं फिर भी आंसर गलत आ जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा बचा क्या, तो सिंपली ये हो जाएगा 44 का 0.06 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो लास्ट आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 2.64 जो निकला ना, ये तुम्हारा मीटर में निकला, तो इसीलिए मैंने इसको डेसिमल में रहने दिया था मीटर में, ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो अभी ये क्या निकला है, अभी एक बार का निकला है कि एक चक्कर जब लगाएगा रोलर तो उसमें इतना एरिया कवर करेगा, लेकिन उसको तो भैया 750 चक्कर लगाने हैं। तो यहाँ पर तुम ये चीज़ लिखोगे कि जो एरिया ऑफ रोड है, रोड का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ये पता करना पड़ेगा कि 750 बार जब ये घूम रहा है तो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पर लिखो तुम लोग, एरिया कवर बाय रोलर इन 750 रिवॉल्यूशंस। समझ में आ गया बाबू लोग। तो यहाँ पर हम लोग जब एरिया निकालेंगे रोड का, तो हमारे पास एक रेवोल्यूशन का तो हमको ये पता ही है कि एक बार में इतना कवर कर रहा है, तो एक बार वाले को लिख लो और उसका सिंपली 750 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चलेगा कि 750 बार में कितना कवर कर रहा है। तो जब दोनों का तुम मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1980। तो 1980 मीटर का स्क्वायर जो है बेटा, वही तुम्हारा एरिया है उस रोड का जिसके ऊपर वो चल रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये होता है 6th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था 10 में से
से मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए और अब मेरी हालत हो रही है थोड़ी ख़राब मतलब एनर्जी एकदम कम लग रहा है, तबीयत थोड़ा सा ख़राब था मेरा सुबह से ही। तो फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ और मुझे ये देखना भी था कि तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो वीडियो तो लगभग 40 मिनट का हो ही गया है। तो अगर तुम लोग चाहते हो बच्चा कि इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूँ, जो 10 क्वेश्चंस मैंने बोले थे, तो बचे हुए जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तुम चाहते हो कि मैं वो भी करा दूँ और साथ ही साथ बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन कराऊँ, तो फटाफट ताबड़तोड़ तरीके से इसमें कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और सबसे बोलो कि वो भी कमेंट करके बोलें कि हाँ सर आप इसके जो क्वेश्चन है उसे भी कंप्लीट कर दो और बाकी जो 18 चैप्टर हो गया, 16 हो गया या इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं उनके भी सर वीडियो कर दो। तो मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो करूँगा। बस एक ही कंडीशन है कि भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एटलीस्ट कम से कम मैं चाहता हूँ कि 200 लाइक्स जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर दो। मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 200 बच्चे देखेंगे लेकिन लाइक करके जाते ही नहीं है और शेयर भी नहीं करते हैं। तो देखता हूँ 200 लाइक्स कितने देर में कंप्लीट होता है। यही तुम्हारा एक छोटा सा टारगेट रहेगा। तो तुम लोग अपने टारगेट को पूरा करो, फिर मैं अपने टारगेट को यानी कि क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं फिर काम करूँगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया है ना, इसका मैं एक PDF बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, ताकि जिन बच्चों ने अभी वीडियो नहीं देखा है या तुम लोग अगर इसके सॉल्यूशन PDF के फॉर्म में चाहिए तो वो तुमको टेलीग्राम से मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।